मोहम्मद इकबाल, काफ़ी लोग इनके बारे में जानते हैं और इनकी प्रसिद्धि भी किसी से छिपी नहीं है। राष्ट्रीयता के स्वर मोहम्मद इकबाल में देखे जा सकते हैं। ये बात अलग है कि बहुत से रिसर्चर उनके कलाम में पता नहीं क्या क्या खोज सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है, लोगों ने समझा कि वो सांप्रदायिक रंग है। बोते हिंदी की मोहब्बत में भी बरहमन भी हुए, बोते हिंदी की मोहब्बत में बरहमन भी हुए। जैसे उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति के क्षेत्र में आकर मुसलमान हिंदू की तरह हो गए और भारतीय प्रतिमा के फेर में पड़कर वो ब्राह्मण हो गए लगते हैं। कोई तो इसको डिस्क्रिप्शन के रूप में देखता है, कोई इसको उनके दर्द के रूप में देखता है कि ऐसा हुआ। सोचने की बात है, अपने अपने समझने की बात है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आईएएस एस्पिरेंट से मुखातिब हूँ। थॉट प्रोसेस के लिए एक्सेल बैच में, जिसे एक्स बैच भी कहते हैं, मात्र 9000 का है अभी, 2000 डिस्काउंट के बाद। संसार के प्रसिद्धतम थिंकर्स के थॉट बहुत अच्छी तरह से समझाए जा रहे हैं। थोड़ी सी बात मोहम्मद इकबाल पर यहाँ कर लेते हैं। बहुत सारी बातें विस्तार से तो उस बैच में ही, एक्स बैच में हो रही हैं। ईरानी रहस्यवाद में उन्होंने, मोहम्मद इकबाल ने डॉक्टरेट किया था। 1930 में मुस्लिम लीग के सभापति चुने गए थे, लिहाजा मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रभावित होना स्वाभाविक है। बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। इस्लाम के संबंध में उन्होंने बहुत कविताएं लिखी हैं। अंजुमने हिमायते इस्लाम संस्था ने उन्हें बुलाकर सम्मान किया था, लेकिन वहां उन्होंने जो पढ़ा था उसे सुन लीजिए। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने इसे कोट किया है। वाह न करना, माने खोलना मत, फिरका बंदी के लिए अपनी जुबान। वाह न करना, फिरका बंदी के लिए अपनी जुबान, छिप के बैठा हुआ हंगामाए मशहर यहाँ, प्रलय का उपद्रव यहाँ छुपा बैठा है। वस्ल के सामान पैदा हों तेरी तहरीर से, तुम्हारा जो कथन है, जो तुम्हारी तहरीर है, जो तुम्हारा भाषण है, इससे मेल मिलाप के सामान पैदा हों। देख कोई दिल न दुखे तेरी तकरीर से, और तुम्हारी इस तकरीर से, इस बहस से किसी का दिल न दुखे। महफिले नव में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पर जो अब न आए उन फसानों को न छेड़। ये उनकी शेर व शायरी से लिया गया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को डांटा, मूर्ति पूजकों को और मूर्ति न पूजने वालों को, दोनों को ही हिदायतें दी हैं। वास्तविकता में बांगे दरा जो है, जो काव्य है, नानक पर उनकी लिखी हुई कविता, राम पर लिखी हुई कविता, मोहम्मद इकबाल के राष्ट्रीयता के प्रमाण हैं। नया शिवालय, तरानाए हिंदी, बड़े अच्छी अच्छी कविताएं हैं। अब अगर कहीं वो ये कहते हैं कि मिट्टी की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, तो इसको अपना अपना तरीका है समझने का। अंग्रेज बांटो राज करो की नीति कर रहे थे, मुस्लिम लीग बन चुकी थी, तो मोहम्मद इकबाल के शायरी में भी कुछ परिवर्तन आया। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज है फसाना सब फसानों में। दिया रोना मुझे ऐसा कि सब कुछ दे गया गोया,
लिखा किल के अजल ने, मुझको तेरे नौहा ख्वानों ने। तस्वीर दर्द बांगे दरां, इसमें इन्होंने लिखा है। अर्थ आप समझे ना समझे, थोड़ा बहुत तो समझ ही गए हैं। समय नष्ट ना करते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीयता से इकबाल मुस्लिम राष्ट्रीयता की ओर अग्रसर हुए। नेचुरल है कि जब वो जिस लीग में शामिल हुए तो विचारों में परिवर्तन स्वाभाविक था। हमें ऑब्जेक्टिवली हिस्ट्री को समझना है, सब्जेक्टिवली नहीं। इन्होंने वही बात लिखी है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। नीत्शे की प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है, अरस्तु सुनाई देते हैं इकबाल में। सुनिए और याद रखिए, इसको कोट करिए कहीं भी। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। जमहूरियत यानी प्रजातंत्र एक तर्ज हुकूमत है, एक तर्ज है हुकूमत का, एक प्रकार है शासन का, एक प्रकार है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, 1 2 3 4, तौला नहीं करते। वो कितने भारी हैं, कितने गंभीर हैं उनके दिमागों में। यही तो अरस्तु ने कहा, यही नीत्शे ने कहा। तो बाले जिब्रील में उन्होंने ये बताई है। तो इकबाल का मन भारतीय राष्ट्रीयता से थोड़ा सा अलग हो गया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम किसी को पढ़ें तो उसके पर्सपेक्टिव में पढ़ें, उस पर्सपेक्टिव में पढ़ें जिस पर्सपेक्टिव में उसने लिखा है। इसको हम कहते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के संदर्भ में कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। यानी हमें किसी चीज़ को देखना चाहिए तो उसके रेफरेंस फ्रेम में देखना चाहिए, यानी वो किस रेफरेंस फ्रेम में लिखा गया है ये देखना चाहिए। किन परिस्थितियों में लिखा गया है, किसने लिखा है और किस स्थिति में लिखा है, ये देखना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राजनीति पर ज़्यादा नहीं लिखा। ये हमने अभी एक वीडियो में बताया भी था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ज़्यादा राजनीति पर नहीं लिखा है। उन्होंने थोड़ा बहुत कहीं जिक्र किया है, सामसिक संस्कृति का ही जिक्र किया है। जहां भी जिक्र किया है, शकहूण पठान दल, शकहूण दल, पाठान मोगल, एक देहे होलोलीन, ये एक उनकी कविता है। हेथाय आर्य हेथा अनार्य हेथाय द्रविड़ चीन, शकहूण दल पाठान मोगल, एक देहे होलोलीन। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक इंडिकेट किया है सामसिक संस्कृति की ओर कि सब मिलके एक हो जाएं। देखो, अगर सब दुश्मनी हमेशा बांधे रहेंगे तो कभी एक नहीं हो पाएंगे। एक पॉइंट पे आके हमें अतीत को भूलना पड़ेगा। एक पॉइंट पर आकर हमें अतीत की कुछ बातों को छोड़ देना पड़ेगा, कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। और सब पक्षों को, दोनों पक्षों को, 3 पक्षों तो तीनों पक्षों को, 4 हों तो चारों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अतीत में, इतिहास में तमाम गलतियां दर्ज हैं। उन गलतियों को आज छोड़ने का टाइम है, आज एक होने का टाइम है। आज का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो कोरोना है, तो उससे लड़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, हमें अलग नहीं होना पड़ेगा। अगर हम अलग होंगे तो, इसीलिए मैंने खोज के आपके लिए कुछ वो चीज़ें बताई कि जो फेसबुक व्हाट्सएप पे टहलती रहती हैं चीज़ें, तमाम सारी विरोध में और तमाम सारी सांप्रदायिक चीज़ें, मैं उनको पसंद नहीं करता। लोग जान गए हैं तो मुझे भेजते भी नहीं हैं। मेरे तमाम परिचित लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो भी हैं वो हैं, लेकिन वो मुझे नहीं भेजते, जानते हैं कि मैं पसंद नहीं करता। लगे हाथों उन आशिकों की सेवा में भी मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ कुछ प्रस्तुत कर दूं, जिनका ब्रेकअप होता रहता है। बड़े हिम्मत वाले हैं, ब्रेकअप झेल जाते हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, बड़ी फेमस है। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। कनाअत न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी मेरे लिए, अरे तू नहीं और सही, और नहीं और सही।
बेटा ये प्रसिद्ध बात उन्होंने ही कही है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। कई लोग इसको कहते हैं अहंकार है, अहंकार नहीं है, ये मनुष्य के व्यक्तित्व का पर्याय है। व्यक्तित्व को इतना ऊंचा करो कि कोई भी जो तुमसे ऊंचा हो, जो तुम्हारा फ्यूचर लिखने वाला हो, वो भी ये पूछे कि बताओ भाई क्या लिख दें। मेरा एक स्टेनो था जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था यहाँ गाज़ियाबाद में, तो वो एंट्री के लिए कह रहा था कि सर एनुअल एंट्री लिख दीजिए, आपने अभी लिखी नहीं, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर मैंने कहा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बताओ क्या लिख दूँ, तुम जो बताओ वो मैं लिख दूँ। वही बात है, उसने अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा निर्मित किया था कि ये तो मैं जानता था मैं उससे सर्वोच्च एंट्री दूंगा, एनुअल अप्राइजल, ACR जिसे कहते हैं प्राइवेट कंपनियों में, हमारे यहाँ एंट्री कहते हैं गवर्नमेंट में। तो लेकिन लिखूं क्या, तुम बताओ। उसने कहा सर जो आप लिख सकते हैं मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं क्लर्क हूँ, स्टेनोग्राफर हूँ और आप अधिकारी हैं, आपकी भाषा शैली मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी। ये विनम्रता है। तो ये वो नहीं है, दंभ नहीं है, ये विनम्रता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा करो। ये बात मोहम्मद इकबाल ने कही, उनका इस सिद्धांत के तौर पर माना जाता है। यहां पर इतना ही विस्तार से एक्सेल बैच में बहुत सी बातें, बहुत से थिंकर जिनका सीधा प्रयोग आप प्री मेंस इंटरव्यू सब में कर सकते हैं, प्री में समझने के लिए, मेंस में लिखने के लिए, इंटरव्यू में बताने के लिए और इसके बाद सेलेक्ट हो जाने के लिए। थैंक यू।